अब अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ यह काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से आए दिन विभिन्न परीक्षाओं में प्रॉब्लम्स पूछे ही जाते हैं। क्लियर है? ठीक। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले हम लोगों को टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन को समझ लेना होगा। क्लियर है? ठीक। यदि हम लोग टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है? ठीक। तो आइए सबसे पहले हम लोग टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन को स्थापित कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का मास स्मॉल m है। क्लियर है? और हमने मान लिया कि यह पार्टिकल किसी वेलोसिटी v वेक्टर के साथ मूव कर रहा है। क्लियर है? ठीक। और हमारे पास एक रिफरेंस पॉइंट यहाँ पे है। इस रिफरेंस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? ओ बोल देते हैं। और यह जो मेरा रिफरेंस पॉइंट है यह इनर्शियल फ्रेम में है। किस फ्रेम में है? इनर्शियल फ्रेम में है। क्लियर है? ठीक। और इस रिफरेंस पॉइंट से इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वह यह पोजीशन वेक्टर है और इस पोजीशन वेक्टर को हम लोग बोल देते हैं आर वेक्टर। क्लियर है? तो इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वह किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा और इस लीनियर मोमेंटम को बोल देते हैं पी वेक्टर। क्लियर है? ठीक। तो इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उस एंगुलर मोमेंटम को यदि हम लोग एल वेक्टर बोल दे तो एल वेक्टर बराबर हमें क्या मिल जाएगा? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। यदि इस इक्वेशन को हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? डी एल वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर अपॉन डी टी मिल जाएगा। क्लियर है? इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिलेगा आर वेक्टर बाहर आ जाएगा क्रॉस डी इंटू पी वेक्टर अपॉन डी टी लिख देंगे प्लस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस पी वेक्टर लिख देंगे। क्लियर है? इस क्वांटिटी को हम लोग ध्यान से देखते हैं। यह जो क्वांटिटी है यह क्वांटिटी किस चीज को डिफाइन करता है? फोर्स को डिफाइन करता है। क्लियर है? ठीक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर प्लस इस क्वांटिटी को आप ध्यान से देखिए। यह क्वांटिटी किस चीज को डिफाइन करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर जो होता है वह वेलोसिटी होता है। क्लियर है? तो हम लोग क्या लिख देंगे? वी वेक्टर लिख देंगे क्रॉस क्या लिख देंगे? पी वेक्टर। क्लियर है? ठीक। यहां हम लोग देख रहे हैं कि वी वेक्टर और इस पी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वह क्या है? सेम है। तो वी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर जो होगा इज इक्वल टू क्या हमें मिल जाएगा? जीरो वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो इस v क्रॉस p के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? जीरो वेक्टर लिख देंगे यानी जीरो लिख देंगे। क्लियर है? ठीक। और r क्रॉस f जो है यह हमारा जाना पहचाना टर्म है। r क्रॉस f क्या होता है? टॉर्क होता है। तो इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे? टाउ वेक्टर लिख देंगे। और यह हमें क्या मिल गया? जीरो वेक्टर मिल गया। तो जीरो वेक्टर को हम लोग लिखते ही नहीं है। क्लियर है? तो फाइनली हमें डी एल वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर कितना मिल गया? टाउ वेक्टर के इक्वल मिल गया। क्लियर है? इसे हमको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। यानी कि टाउ वेक्टर जो होता है वह क्या होता है? डी एल वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर होता है। क्लियर है? ठीक। क्लियर है? तो इस इक्वेशन को हमको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो यह इक्वेशन हमें कहता क्या है? यह इक्वेशन यह बोलता है कि किसी इनर्शियल फ्रेम में स्थित किसी पॉइंट या किसी एक्सिस के अबाउट किसी पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम में चेंजिंग है टाइम के रिस्पेक्ट में वह किसके इक्वल होगा? उस सिस्टम पर उस पार्टिकल पे लगने वाले नेट टॉर्क के इक्वल होगा। क्लियर है? ठीक। तो एक लाइन आप नोट कर लीजिए। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम of a particle oblique body about some reference point in inertial frame of reference
इज इक्वल टू द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। क्लियर है? यानी कि टाउ बराबर हमें हमेशा किसके इक्वल लिखेंगे, डीएल अपॉन डी टी के इक्वल लिखेंगे। क्लियर है? ठीक। और जब हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो हम लोग यह ध्यान देंगे कि इस एल वेक्टर को और इस टाउ वेक्टर को दोनों सेम एक्सिस के अबाउट या सेम पॉइंट के अबाउट लिखेंगे। सेम पॉइंट ऑब्लिक एक्सिस के अबाउट लिखा जाएगा। क्लियर है? और यह पॉइंट और एक्सिस जो होगा वह किस फ्रेम में हम लोग कंसीडर करेंगे, इनर्शियल फ्रेम में कंसीडर करेंगे। क्लियर है? यानी कि इस इक्वेशन का यूज करते समय हमको ध्यान क्या रखना है, हमको सावधानी क्या रखना है, इस टाउ वेक्टर को और इस एल वेक्टर को सेम पॉइंट या सेम एक्सिस के अबाउट लिखेंगे और वह एक्सिस या पॉइंट जो होगा किस फ्रेम में होना चाहिए, इनर्शियल फ्रेम में होना चाहिए। क्लियर है? यानी कि टाउ वेक्टर बराबर हमें क्या मिलता है, डीएल वेक्टर अपॉन डीटी वेक्टर मिलता है। क्लियर है? ओके। अभी हम लोगों ने देखा कि जो टाउ वेक्टर होता है वह किसके इक्वल होता है, डीएल वेक्टर अपॉन डी के इक्वल होता है। क्लियर है? ठीक। यदि हाँ, और किसी कारणवश किसी सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो है वह जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो टाउ का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो हम लोग को हम कह सकते हैं कि डीएल वेक्टर अपॉन डी वेक्टर जो होगा वह किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। क्लियर है? और यह पॉसिबल कब है, यह पॉसिबल तभी है जब एल वेक्टर जो हो वह क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। क्लियर है? ठीक। यानी कि जब किसी सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क वो जीरो होता है तो एल वेक्टर जो होता है वह क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर है? और इस सिचुएशन को या इस कंडीशन को ही हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? ठीक। यानी कि जब किसी सिस्टम पे लगने वाला नेट टॉर्क जीरो होगा तो उस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह क्या होगा, अनचेंज्ड होगा, वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है? और यही स्टेटमेंट क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? एक लाइन नोट कर लीजिए, व्हेन द रिजल्टेंट external torque acting on this system is zero, comma the total vector angular momentum of the system remains constant. This statement is called conservation of एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है? तो आपको ये बात याद रखना है कि जब किसी सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा तो एल वेक्टर जो होगा वह क्या हो जाएगा, उस सिस्टम का कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि एल वेक्टर जो होगा वह चेंज नहीं होगा, अनचेंज्ड होगा। क्लियर है? बस यही स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। क्लियर है? ओके।